हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सरोज चाहर और आज की जो मेरी वीडियो है वो डेवलपमेंटल बायोलॉजी का नेक्स्ट टॉपिक है गैस्ट्रुलेशन। इससे पहले जो है क्लीवेज तक का यूट्यूब में बना चुकी हूँ, तो हम आज के टॉपिक में कवर करेंगे गैस्ट्रुलेशन। गैस्ट्रुलेशन की डेफिनेशन क्या है, इसमें कौन कौन से मेन फीचर्स होते हैं, गैस्ट्रुलेशन के टाइम पर जो मूवमेंट होती हैं वो कितनी प्रकार की होती हैं और इसका सिग्निफिकेंस क्या है, महत्व क्या है, ये हम इस वीडियो के अंतर्गत जो है कवर करेंगे। तो हमने शुरुआत करते हैं सबसे पहले इसकी डेफिनेशन से। गैस्ट्रुलेशन क्या है? ब्लास्टुला का गैस्ट्रुला में कन्वर्ट होना। ब्लास्टुला का गैस्ट्रुला में कन्वर्ट होना, तो हम क्या कहेंगे? सिंगल लेयर ब्लास्टुला को डिप्लोब्लास्टिक या ट्रिप्लोब्लास्टिक द्विस्तरीय या त्रिस्तरीय गैस्ट्रुला में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? गैस्ट्रुलेशन। हम यहाँ से लेते हैं इसको डेफिनेशन से, स्टार्टिंग से फ्रॉम द डेफिनेशन हियर। सिंगल लेयर ब्लास्टुला से डिप्लोब्लास्टिक या ट्रिप्लोब्लास्टिक गैस्ट्रुला के निर्माण की प्रक्रिया को गैस्ट्रुलेशन कहते हैं। एक स्तरीय ब्लास्टुला से द्विस्तरीय या त्रिस्तरीय गैस्ट्रुला के बनने की प्रक्रिया को गैस्ट्रुलेशन कहते हैं। इसके अंदर जो मेन इवेंट होते हैं वो क्या है? माइग्रेशन एंड रीअरेंजमेंट ऑफ ब्लास्टोमियर्स। ब्लास्टुला में जो ब्लास्टोमियर्स होते हैं वो ब्लास्टोमियर्स जो हैं वो माइग्रेट करना शुरू करते हैं, यानी मूव करना शुरू करते हैं और उनका रीअरेंजमेंट होता है, ठीक है। और इस दौरान एक नई कैविटी बनती है जिसको आर्केंट्रॉन कहते हैं, आद्यांत्र, जो आगे चल कर के एलिमेंट्री कैनाल का निर्माण करेगी। और इस आर्केंट्रॉन की जो ओपनिंग है इसको क्या कहते हैं? ब्लास्टोपोर कहते हैं। इस ब्लास्टोपोर से यदि आगे चल कर के माउथ का निर्माण होता है तो वो जीव क्या, उनका जो डेवलपमेंट का प्रकार है उन जीवों का, वो क्या कहलाता है? प्रोटोस्टोमिया। और यदि ब्लास्टोपोर या उसके पास वाली जगह से एनस का निर्माण होता है तो इस प्रकार का जो डेवलपमेंट है वो कहलाता है ड्यूटेरोस्टोमिया, ठीक है। हायर जो एनिमल्स होते हैं, कॉर्डेट्स हैं जैसे, और इकाइनोडर्मेटा हैं, उनमें जो डेवलपमेंट है वो किस प्रकार का है? ड्यूटेरोस्टोमिया। और जो नॉन कॉर्डेट्स हैं उनके अंदर जो है किस प्रकार का है? प्रोटोस्टोमिया, ठीक है। अब हम लेते हैं आगे, इसमें इसी चीज़ को हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि इसमें मेजर 2 इवेंट्स होते हैं। पहला क्या है? डिफरेंशिएशन, कोशिकाओं का विभेदीकरण, यानी अभी तक जो ब्लास्टोमियर्स थी उनकी जो है उनका केमिकल नेचर और एक ही प्रकार का था, है ना। अब उनमें डिफरेंशिएशन होगा। डिफरेंशिएशन यानी आगे चलकर उनको जिन जिन भागों का निर्माण करना है तो उसके हिसाब से उनमें विभेदीकरण होगा और उनमें मॉर्फोजेनिक मूवमेंट होगी। तो इसमें मेन 2 इवेंट होंगे, डिफरेंशिएशन एंड मॉर्फोजेनिक मूवमेंट ऑफ ब्लास्टोमियर्स। अब हम लेते हैं मेन फीचर्स ऑफ गैस्ट्रुलेशन। उसी चीज़ को बार बार रिपीट हो रहा है ये। ब्लास्टोमियर्स में विभिन्न प्रकार की निर्माणी गतियाँ यानी फॉर्मेटिव मूवमेंट होना और उनका रीअरेंजमेंट होना। ब्लास्टोमियर्स में फॉर्मेटिव मूवमेंट होना और उनका रीअरेंजमेंट होना। इस दौरान जो रेट ऑफ क्लीवेज है यानी जो विदलन की दर है वो अब धीमी पड़ जाएगी। जितनी क्लीवेज के टाइम पर हो रही थी, जब ब्लास्टुला बन रहा था उस टाइम पर रेट ऑफ क्लीवेज फास्ट थी, रैपिड माइटोटिक डिवीजन हम कह रहे थे, है ना। लेकिन यहाँ पर क्या है? रेट ऑफ क्लीवेज स्लो हो जाती है और यहाँ पर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में भी चेंजेस आते हैं। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में चेंजेस क्यों आएंगे? क्योंकि अब इनमें क्या हो रहा है? डिफरेंशिएशन हो रहा है ब्लास्टोमियर्स में। तो डिफरेंशिएशन यानी उस कोशिका को आगे चल कर के किस प्रकार की कोशिका बनना है उसके अनुसार उसमें नई और कई प्रकार के प्रोटीन्स का संश्लेषण जो है वो प्रारंभ हो जाता है। अब प्रोटीन्स का संश्लेषण हो रहा है, इसका मतलब क्या है? मेटाबॉलिक एक्टिविटी बढ़ रही है, इसका मतलब क्या है? ऑक्सीकरण की क्रियाएं तीव्र होती हैं, रेट ऑफ ऑक्सीडेशन राइज हो रहा है। और भ्रूण की कोशिकाओं का नियंत्रण करने के लिए केंद्रक को अब क्या होना पड़ता है? ज़्यादा सक्रिय होना पड़ता है। न्यूक्लियस बिकम्स मोर एक्टिव टू कंट्रोल द सेलुलर एक्टिविटी। और इस टाइम पर पैटर्नल क्रोमोसोम्स का प्रभाव यानी पैतृक गुणसूत्रों का प्रभाव भी स्पष्ट दिखाई देने लगता है। ब्लास्टोपोर का निर्माण होता है
और ब्लास्टोपोर का मूवमेंट होकर के वो सही जगह पर धकेल दिया जाता है। तो इस तरह से अंततः एक स्तरीय ब्लास्टुला से द्विस्तरीय या त्रिस्तरीय गैस्ट्रुला का फॉर्मेशन होता है। अब आपको ध्यान ये रखना है कि क्वेश्चन कितने नंबर का है, तो उसके अनुसार आपको सिंपल डेफिनेशन लिखनी है। तो हम सिंपल डेफिनेशन में भी ये दो मेजर पॉइंट्स तो कवर करेंगे। क्या करेंगे हम? डिफरेंशिएशन एंड मॉर्फोजेनिक मूवमेंट ऑफ ब्लास्टोमियर। एज ए रिजल्ट सिंगल लेयर ब्लास्टुला गेट कन्वर्टेड इनटू बाइलेयर्ड और ट्रिपल लेयर्ड गैस्ट्रुला। ठीक है। और अगर 3 नंबर का है तो हम इसमें मेन फीचर्स को भी उसमें बता देंगे। अब हम आते हैं मेथड्स ऑफ गैस्ट्रुलेशन। मेथड्स ऑफ गैस्ट्रुलेशन को मेजरली हम 2 भागों में बांट सकते हैं, इपीबोली एंड इम्बोली। इपीबोली मतलब ओवर ग्रोथ एंड इम्बोली मतलब इनवर्ड मूवमेंट इन ग्रोथ। तो हिंदी में क्या कहेंगे? अध्यारोहण यानी बाहर की तरफ से कवर करना किसी चीज़ को, और अंतरोहण मतलब अंदर की तरफ मूवमेंट होकर के अंदर की लेयर बनाना। तो बाहर की सबसे बाहर की जो लेयर होती है वो क्या होती है? एक्टोडर्म। तो इपीबोली में किसका फॉर्मेशन होता है? एक्टोडर्म लेयर का फॉर्मेशन होता है। और इम्बोली के टाइम पर किस लेयर का फॉर्मेशन होगा? पहले एंडोडर्म बनेगी, उसके बाद में मीजोडर्म बनेगी। पहले किसका फॉर्मेशन होगा? एंडोडर्म। उसके बाद किसका फॉर्मेशन होगा? मीजोडर्म का फॉर्मेशन होगा इम्बोली के द्वारा। अब हम लेते हैं इपीबोली। इपीबोली में ये जो डायग्राम दिखाया गया है ये जो है ये दिखा रहा है एम्फीमिक्सिस, या हम कहते हैं इसको एम्फीबियंस का ब्लास्टुला। एम्फीबियन का ब्लास्टुला जो होता है वो एम्फी ब्लास्टुला हम कह सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर लगभग आधे हिस्से की जो सेल्स हैं ब्लास्टोमियर्स से वो छोटी साइज़ की हैं, जिनको कहते हैं माइक्रोमियर्स। एनिमल पोल की साइड में है जो, और जो वेजिटल पोल की साइड में जो ब्लास्टोमियर्स बनी है वो बड़ी साइज़ की हैं, क्योंकि पीतक है तो वहाँ पर जो क्लीवेज की दर है वो स्लो होती है वेजिटल पोल की तरफ। तो क्लीवेज की जो रेट है वो स्लो होने के कारण यहाँ वेजिटल पोल की तरफ बड़ी सेल्स बनती हैं और संख्या में कम होती हैं। ठीक है। तो ये जो दिखा रखा है ये ब्लास्टुला किसका है? एम्फीबिया या किसका? एम्फीमिक्सिस का एम्फी ब्लास्टुला है। ठीक है। तो इसमें जो है एक्टोडर्म बनाने वाली कोशिकाएं, यानी वो माइक्रोमियर्स जिनको आगे चलकर क्या बनाना है? एक्टोडर्म बनाना है। वो माइक्रोमियर्स जो हैं वो लगातार विभाजित होती हैं, और विभाजित होकर के पूरे जो मेगामियर्स है, ये जो पूरे मैक्रोमियर वाले जो सेल्स हैं या मेगामियर्स वाले सेल्स हैं, इनको चारों तरफ से घेरना शुरू कर देते हैं। इनको चारों तरफ से घेरना यानी इनके बाहर की तरफ से पूरा आवरण बनाना शुरू कर देते हैं, और इस तरह से इसको पूरा घेरते हुए इस तरह से नीचे की तरफ ये आ रहे हैं हर तरफ से। जैसे कोई मटका हो ना, ये ऐसे मटका उल्टा रख दें और यहाँ कुछ पानी की बूंदें डाल दें तो वो हर तरफ से क्या होंगी? नीचे की तरफ आएंगी। तो उसी क्योंकि उनको पूरा कवर कर रहा है। तो इसी तरह से यहाँ पर जो माइक्रोमियर्स हैं वो एनिमल पोल से मूव करके कहाँ पर आएंगी? मेगामियर्स को बाहर की तरफ से कवर करते हुए वेजिटल पोल की तरफ यहाँ पर आ रही हैं, और आने के बाद में यहाँ एक पॉइंट पर आकर के अब ये यहाँ पर जो है इतना मूवमेंट करेंगे कि यहाँ एक पॉइंट तक आकर के मूव करेंगी। तो जिसके कारण से अब पूरे जो ब्लास्टुला है उसमें जो भावी एक्टोडर्म बनाने वाली जो माइक्रोमियर्स हैं उन्होंने बाहर का एक लेयर बना लिया, और वो लेयर अब क्या कहलाएगा? वो लेयर कहलाएगी एक्टोडर्म। जिन अंडों में हॉलोब्लास्टिक अनइक्वल क्लीवेज होता है, यानी पूर्णभंजी लेकिन अनइक्वल क्लीवेज होता है, तो वो किस में होता है? मीजोलिशिथियल या टीलोलिशिथियल अंडों में। योग की मात्रा के आधार पर मीजोलिशिथियल, योग के डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर टीलोलिशिथियल। 2 प्रकार के ब्लास्टोमियर्स बनते हैं, माइक्रोमियर्स एंड मैक्रोमियर्स। माइक्रोमियर बनता है एनिमल पोल की तरफ, मैक्रोमियर बनता है वेजिटल पोल की तरफ। तो यहाँ पर माइक्रोमियर्स जो हैं, माइक्रोमियर जो संभावी एक्टोडर्म सेल्स हैं वो चपटी होने लगती हैं, विभाजित होने लगती हैं, और ये सेल्स भ्रूण को चारों तरफ से फैल करके या प्रसारित होकर के वो सेल्स जो मीजोडर्म और एंडोडर्म बनानी है ना, तो उनको चारों तरफ से घेर लेती हैं, और इस तरह से किसका निर्माण होता है? एक्टोडर्म लेयर का निर्माण होता है। केवल कौन से जगह पर ये नहीं
कवर करती हैं जहाँ पर ब्लास्टोपोर बनना है। केवल इस जगह को छोड़ करके चारों तरफ से ये पूरे ब्लास्टुला को कवर कर लेती हैं। ठीक है, ये तो हुआ किसमें, एम्फीबियंस के अंडों में या एम्फीमिक्सिस के अंडों में जिनमें एम्फीब्लास्टुला बन रहा है। ठीक है, अब हम लेते हैं यहाँ पर रेप्टाइल और एवीज। रेप्टाइल और एवीज के अंडे किस प्रकार के होते हैं, ये पॉलीलिशिथल होते हैं और इनके अंदर जो विदलन होता है वो मीरोब्लास्टिक होता है, अपूर्ण भंजी। बहुत अधिक मात्रा में योग होने के कारण जो क्लीवेज है, विदलन है, वो पूरी तरह से पूर्ण भंजी नहीं होता है। तो जैसे यहाँ है, ये योग है और इसके बस इतनी सी जगह पर एक्टिव साइट है। ये एक्टिव साइट मतलब ये जर्मिनल डिस्क है, इस जगह पर केंद्रक है और इस जगह पर जो है, जो कोशिका द्रव्य है वो सक्रिय है। ठीक है, तो केवल इस जगह से पूरे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होना है, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, जर्मिनल डिस्क। तो एवीज और रेप्टाइल में जर्मिनल डिस्क, जिसको हम डिस्कोब्लास्टुला है, जो इसमें जो जर्मिनल डिस्क है, इसमें एक्टोडर्म बनाने वाली जो सेल्स हैं वो अग्र पश्च दिशा में डिस्क की सतह पर ही फैलती हैं। किस पर फैल रही है, डिस्क की सतह पर ही, क्योंकि नीचे तो योग है पूरा, तो डिस्क की सतह पर फैलती हैं। इसे हम इस डायग्राम के द्वारा समझा सकते हैं। ये एम्फीब्लास्टुला ही है, ये माइक्रोमियर है, संख्या में ज़्यादा है, साइज़ में छोटी है। ये मैक्रोमियर है, साइज़ में बड़ी है, संख्या में जो है कम है, वेजिटल पोल की तरफ है। अब जिनको एक्टोडर्म बनाना है वो माइक्रोमियर्स जो हैं वो डिवाइड होकर के इस तरह से इनको घेरने लगती हैं। ये घेरने लगती हैं, घेरती जाती हैं और अंततः केवल उतनी जगह रह जाती है जहाँ ब्लास्टोपोर बनना है। तो अब अंदर की तरफ क्या आ गया, ये जो है मेगामियर्स या मैक्रोमियर्स अंदर की तरफ आ गई हैं, जिनको आगे चल करके क्या बनाना है, एंडोडर्म और मेसोडर्म बनाना है। और ऊपर की तरफ जो लेयर बन गई है वो क्या है, एक्टोडर्म। तो हम ये वाला डायग्राम जो है ये इपिबोली में बना सकते हैं। अब हम लेते हैं इम्बोली। इम्बोली मतलब इनवर्ड मूवमेंट। तो इसमें क्या होगा, वो ब्लास्टोमियर्स जिनको आगे चलकर मीजोडर्म और एंडोडर्म लेयर बनानी है, वो अंदर की तरफ मूवमेंट करेंगी। अंदर की तरफ मतलब किस तरफ, ब्लास्टोसील की तरफ मूवमेंट करेंगी, क्योंकि ब्लास्टोसील जो है वही जगह दे रही है ब्लास्टोमियर्स को अंदर की तरफ मूवमेंट करने के लिए, तो वो ब्लास्टोसील की तरफ मूवमेंट करेंगी। तो इम्बोली मतलब इनवर्ड मूवमेंट। संभावी मीजोडर्मल और एंडोडर्मल सेल्स ब्लास्टुला की बाहरी सतह से भीतर की तरफ विकासशील भ्रूण में के अग्र पश्च अक्ष पर अंतर्गमन करती हैं। एंटीरियो पोस्टीरियर जो एक्सेस है उस पर अंदर की तरफ मूवमेंट करेंगी, जिनको आगे चलकर क्या बनाना है, मीजोडर्म और एंडोडर्म बनाना है। ठीक है, अंतर्गमन इन कोशिकाओं का जन्मजात या अंतर्निहित गुण है, यानी ये जो अंतर्गमन का जो मूवमेंट है वो इन सेल्स के अंदर जन्मजात है। ठीक है, तो इसे हम जो है कई तरह का प्रोसेस हो सकता है अंतर्गमन का, इम्बोली का। कौन कौन सा हो सकता है, इनवेजिनेशन के द्वारा, इनवॉल्यूशन के द्वारा, कन्वर्जेंस के द्वारा, डाइवर्जेंस के द्वारा, डीलैमिनेशन के द्वारा या पॉली इनवेजिनेशन के द्वारा। ये जो टर्म्स हैं, अगर ये पूरा बड़ा प्रश्न आता है तो आपको ये सारे टर्म्स लिखनी पड़ेंगी खुद। कभी कभी एग्ज़ाम में केवल आ जाता है पॉली इन्वेजिनेशन, या केवल आ जाता है डिफरेंस बिटवीन द कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस, या केवल आ जाता है डीलैमिनेशन। ठीक है, तो इस तरह इन्वेजिनेशन, तो किसी भी एक पॉइंट को भी एक्सप्लेन करने के लिए आपको आ सकता है, या कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस का डिफरेंस भी आ सकता है, या ये पूछा जा सकता है कि कौन से प्रकार का जो ब्लास्टुला है उनमें किस प्रकार का इम्बोली वाला प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, जिसमें से स्पेशली हम फ्रॉग और चिक का डेवलपमेंट हमारे कोर्स में है, तो उसी के अनुसार एग्जाम्पल इसके अंदर दिए गए हैं। और अगर बड़ा प्रश्न आता है तो आपको इनको शॉर्ट में कवर करते हुए सबको बताना है। तो सबसे पहले हम स्टेप लेते हैं इनवेजिनेशन यानी अंतर्गमन। अंतर्गमन यहाँ दिखाया गया है इन एम्फियोक्सिस, या हम इसको एम्फीबिया का डेवलपमेंट भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखो, एम्फियोक्सिस के अंदर जो ब्लास्टुला होता है वो एम्फीब्लास्टुला होता है। तो उसके अंदर यहाँ एनिमल पोल की साइड में जो सेल्स हैं वो कैसी हैं, छोटी हैं यानी माइक्रोमियर्स हैं। वेजिटल पोल की जो साइज़ है वो बड़ी हैं यानी मैक्रोमियर्स हैं। और ब्लास्टोसील है वो एनिमल पोल की तरफ है। ठीक है, ब्लास्टोसील एनिमल पोल की तरफ है,
अब इसमें जब जो है कौन सा प्रोसेस है, इन्वेजिनेशन यानी अंदर की तरफ मूवमेंट वाला प्रश्न होगा। तो यहाँ देखो ये जो सेल्स हैं मैक्रोमियर्स जो सेल्स हैं वो अंदर की तरफ मूवमेंट करना शुरू कर दिया, अंदर की तरफ जा रही है ना, ये अंदर की तरफ मूवमेंट करना शुरू कर दिया। ब्लास्टोसील उनको स्पेस प्रोवाइड कर रही है, अंदर की तरफ मूवमेंट कर रही है ये, तो जिसके कारण से अभी ये जो स्फेरिकल या ओवल शेप का था उसकी शेप कैसी हो जाती है, अर्धचंद्राकार। उसकी शेप कैसी हो गई, अर्धचंद्राकार हो गई। अब ये मूवमेंट लगातार जारी है यानी और अंदर की तरफ मूवमेंट करती जाएंगी जहाँ तक ये क्या होता जाएगा, ब्लास्टोसील छोटी होती जाएगी और ब्लास्टोसील छोटी होती जाएगी और एक नई कैविटी बनती जाएगी। ये नई कैविटी जिसको कौन सराउंड कर रहा है, अब ये एंडोडर्मल सेल्स इसको सराउंड कर रही हैं, ठीक है। तो ये नई कैविटी क्या कहलाती है, आर्केंट्रॉन। और ब्लास्टोसील छोटी होती जाती है, आर्केंट्रॉन बड़ी होती जाती है। जैसे जैसे इनवर्ड मूवमेंट होता जा रहा है मैक्रोमियर्स का, तो वैसे वैसे आर्केंट्रॉन बड़ी होती जा रही है और ब्लास्टोसील क्या होती जा रही है, छोटी होती जा रही है, ठीक है। और अंततः क्या हुआ कि ब्लास्टोसील बिल्कुल ख़त्म और आर्केंट्रॉन पूरी डेवलप हो गई है और आर्केंट्रॉन इज सराउंडेड बाय द लेयर। ये लेयर अब कहलाती है एंडोडर्म। तो क्या बन गया, एंडोडर्म। एक्टोडर्म बन गया था माइक्रोमियर से, एंडोडर्म बन गया किससे, एंडोडर्म बन गया किससे, मेगामियर से या मैक्रोमियर से हम कह सकते हैं, ठीक है, और इनवर्ड मूवमेंट के द्वारा। अब यहाँ पर जो है ये कैविटी क्या है, आर्केंट्रॉन है। आर्केंट्रॉन की जो ओपनिंग वाला पार्ट है जहाँ पर अब ये खुली है ये कहलाता है ब्लास्टोपोर। तो इस तरह से हमने ये 4 डायग्राम बनाने हैं किस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए कि किस तरह से ब्लास्टोसील छोटी होती जा रही है और आर्केंट्रॉन बड़ी होती जा रही है, ठीक है। तो ये हो गया इनवेजिनेशन, अंतर्गमन। अब हम लेते हैं यहाँ पर उसी चीज़ को डिस्क्राइब किया है, माइक्रोमियर्स भ्रूण की मध्य रेखा के पीछे संभव पृष्ठ तल पर यानी एक्सपेक्टेड डॉर्सल सरफेस तक आने के बाद में मैक्रोमियर को कवर नहीं करती हैं, यानी केवल जैसे यहाँ तक आई यहाँ तक इन्होंने कवर कर लिया, ठीक है। एक्टोडर्म बनाना है जिनको। मैक्रोमियर अब स्वतः भीतर की तरफ धंसना शुरू करेंगी और यहाँ पर जो मैक्रोमियर है वो अब अपने आप अंदर की तरफ धंसना शुरू करेंगी, जिसके परिणाम स्वरूप डॉर्सल सरफेस पर एक खांच बन जाती है। क्या बन गई है, एक खांच बन गई है डॉर्सल सरफेस पर। तो हम कह देंगे इनवर्ड मूवमेंट हो रहा है मैक्रोमियर्स का इनवर्ड मूवमेंट हो रहा है। ब्लास्टोसील छोटी होती जा रही है, उसका स्थान पर नई गुहा बनती जा रही है जिसको कह रहे हैं आर्केंट्रॉन या आद्यांत्र, और आर्केंट्रॉन के माउथ वाले पार्ट को क्या कहेंगे, ब्लास्टोपोर कहलाएगा, ठीक है। आर्केंट्रॉन इज सराउंडेड बाय मैक्रोमियर। यह गुहा मैक्रोमियर द्वारा आश्रित होती है और भ्रूण पहले अर्धचंद्राकार हो जाता है, फिर प्याले नुमा संरचना हो जाता है। अब जब ये प्याले नुमा संरचना बन गया यानी आर्केंट्रॉन पूरी बन गई है, ब्लास्टोसील पूरी डिसअपियर हो गई है, ठीक है। और आर्केंट्रॉन की जो ओपनिंग है इसको क्या कहते हैं, ब्लास्टोपोर। इन्वेजिनेशन के स्थान पर उपस्थित छिद्र जिससे आर्केंट्रॉन बाहर की तरफ खुलती है उसको ब्लास्टोपोर कहते हैं। ब्लास्टोपोर का ऊपर का जो भाग जो प्रीकॉर्डल प्लेट के साथ में लगा हुआ है वो भाग कहलाता है डॉर्सल लिप। क्या कहलाता है वो, डॉर्सल लिप। तो ये हो गया हमारा कौन सा प्रोसेस, इनवेजिनेशन, जिसमें आप एम्फियोक्सिस या एम्फीबियंस का जो है उदाहरण देते हुए ये 4 डायग्राम बना सकते हैं और इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लेते हैं इन्वॉल्यूशन मतलब रोलिंग या टर्निंग। इन्वॉल्यूशन का मतलब भी है तो अंदर की तरफ ही मूवमेंट, पर यहाँ अंदर की तरफ मूवमेंट किस तरह से है, कोशिकाएं लुढ़क कर अंदर की तरफ जा रही हैं, खींचकर अंदर की तरफ नहीं जा रही हैं, इलोंगेट होकर के या खींचकर अंदर की तरफ नहीं जा रही हैं, बल्कि कैसे जा रही हैं, रोल होकर के अंदर की तरफ जा रही हैं। जैसे यहाँ पर ये एक्टोडर्म बन गई है और ये जो है इन्वेजिनेशन वाला प्रोसेस शुरू हो गया है ना। तो फ्रॉग के अंदर क्या होता है, जो ये एंडोडर्म वाली जो लेयर बन रही है इसमें दोनों प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, इन्वेजिनेशन भी होता है और इन्वॉल्यूशन भी होता है। तो कुछ सेल्स, कुछ मैक्रोमियर्स तो इन्वेजिनेशन से मूव करी और कुछ सेल उस टाइम पर यहाँ पर आकर के इकट्ठी हो जाती हैं। अब ये सेल्स जो हैं
ये अपने आप ही लुढ़कना शुरू करती हैं और अंदर की तरफ मूवमेंट होना शुरू करती हैं, ठीक है। तो ये अंदर की तरफ एक लुढ़की, इसके पीछे 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 बाकी सेल्स जो है लुढ़क कर अंदर आना शुरू कर देती हैं। तो इस तरह का जो मूवमेंट अगर हो रहा है, अंदर की तरफ मूवमेंट जो हो रहा है, इसको कहते हैं रोलिंग या टर्निंग, ठीक है। इन्वॉल्यूशन से पूर्व, यानी इन्वॉल्यूशन शुरू हो उससे पहले वो सेल्स जिनको मेसोडर्म बनाना है और एंडोडर्म बनाना है, वो सेल्स जो हैं वो अभिसरण करके, यानी जहाँ कहीं भी हैं जिनको उनको मेसोडर्म बनाना है और एंडोडर्म बनाना है, वो जहाँ कहीं भी हैं, मैक्रोमियर में है या जो जहाँ भी हैं, वहाँ से वो अभिसरण करके विभिन्न क्षेत्रों से स्थानांतरित होकर के ब्लास्टोपोर की तरफ आ जाती हैं, क्योंकि ब्लास्टोपोर की तरफ से अब ये अंदर रोल करके अंदर जाना है। तो ब्लास्टोपोर की तरफ आ जाएंगी वो सेल्स जिनको भविष्य में क्या बनाना है, मेसोडर्म और एंडोडर्म बनाना है। तो वो जहाँ कहीं भी है वो अभिसरण करके, कन्वर्जेंस करके विभिन्न स्थानों से ब्लास्टोपोर की तरफ आ जाती हैं और ये सेल्स अब डॉर्सल लिप के भीतरी किनारे की तरफ लुढ़कने या खिसकने लगती हैं। जो डॉर्सल लिप फॉर्म हुआ है ब्लास्टोपोर में, तो उससे भीतर की तरफ, अंदर की तरफ लुढ़कने लगती हैं, या हम कह सकते हैं खिसकने लगती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आर्केंट्रॉन और गहरी और बड़ी होने लग जाती है, क्योंकि वो सेल्स और उसमें ऐड हो रही हैं, तो आर्केंट्रॉन और गहरी और बड़ी होने लग जाती है और ब्लास्टोसील और क्या होने लग जाती है, रिड्यूस होने लग जाती है, छोटी होने लग जाती है, वासित होने लग जाती है। एक बार जब ये प्रोसेस प्रारंभ होता है लुढ़कने वाला, तो उसके बाद ये स्वतः ही चलता जाता है, ठीक है। प्रीकॉर्डल सेल्स के पश्चात, प्रीकॉर्डल सेल्स के पश्चात डॉर्सल स्पाइनल कॉर्ड बनाने वाली जो सेल्स हैं वो भी इसी तरह से घूमकर, यानी रोल करके जो है मिड डॉर्सल वाले भाग तक पहुंच जाएंगी। ये सेल्स एपिब्लास्ट के नीचे व्यवस्थित होकर के आर्केंट्रॉन की छत पर आ जाती हैं। जैसे ये आर्केंट्रॉन की कैविटी अगर बन रही है तो इसके छत वाले भाग पर, इस वाले भाग पर ये सेल्स जो है ये इकट्ठी हो जाएंगी, जिनको भविष्य में चलकर क्या बनाना है, प्रीकॉर्डल बनाना है। पहले ये आ गई, उसके बाद डॉर्सल स्पाइनल कॉर्ड जिनको बनाना है, वो वाली सेल जो है जहाँ कहीं भी है वो यहाँ से रोल करके और यहाँ पर आकर के इकट्ठी हो जाती हैं मिड डॉर्सल पर, या हम कहें आर्केंट्रॉन के छत पर आकर के एपिब्लास्ट के नीचे इकट्ठी हो जाती हैं, ठीक है। अब हम लेते हैं, जैसे ये डायग्राम देखें आप, ये बता रखा है फ्रॉग वाला, फ्रॉग का डेवलपमेंट का बता रखा है। फ्रॉग में अंडा कैसा होता है, मीजोलिशिथियल और टिलोलिशिथियल प्रकार का। इसका ब्लास्टुला क्या कहता है, एम्फीब्लास्टुला। जो ब्लास्टोसील होती है वो एनिमल पोल की साइड में होती है। जो फर्टिलाइजेशन होता है यानी स्पर्म की एंट्री, वो भी एनिमल पोल की तरफ से होगी। तो जहाँ से स्पर्म स्पर्श करेगा उसके जस्ट ऑपोजिट साइड में यहाँ पर जो है ग्रे क्रिसेंट फॉर्म होगा, यानी ओवा एक्टिवेट होगा ना, ओवा एक्टिवेट होने से यहाँ पर केमिकल चेंजेस होंगी, तो यहाँ ग्रे क्रिसेंट फॉर्म होगा। तो ये जो ग्रे क्रिसेंट वाला वो भाग है जहाँ पर इन्वेजिनेशन शुरू होगा। तो पहले इन्वेजिनेशन यानी यहाँ की जो मैक्रोमियर सेल्स हैं वो अंदर की तरफ मूवमेंट करना शुरू करेंगी, और अंदर की तरफ जब ये मूवमेंट कर रही हैं उसके साथ साथ में ही कुछ सेल्स जो डिवाइड होकर के यहाँ इकट्ठी हो रही हैं किनारे पर, यहाँ किनारे पर इकट्ठी हो गई हैं, है ना। तो अब इन्वेजिनेशन के तुरंत बाद में अब कुछ सेल्स जो यहाँ पर डॉर्सल लिप के पास में आकर इकट्ठी हो गई हैं, ये भी अब एक एक करके अंदर की तरफ लुढ़कना शुरू करेंगी, और जैसे जैसे ये लुढ़कती जाएंगी वैसे वैसे आर्केंट्रॉन बढ़ती जाएगी। आर्केंट्रॉन ऐड होती गई, आर्केंट्रॉन क्या होती गई, बढ़ती गई। आर्केंट्रॉन जैसे जैसे बढ़ती जाती है ब्लास्टोसील छोटी होती जाती है, ब्लास्टोसील छोटी होती जाती है। अंततः क्या हुआ, ब्लास्टोसील बिल्कुल रिड्यूस हो गई, और ये सारी इन्वेजिनेशन प्लस इन्वॉल्यूशन की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप जो एंडोडर्म बनाना है वो वाली सेल्स जो हैं इन्होंने पूरा यहाँ पर ये जो है एक लेयर बना ली एंडोडर्म, और ये आर्केंट्रॉन की कैविटी बन गई नई। तो एंडोडर्म ने आर्केंट्रॉन की कैविटी को घेर रखा है, केवल इसकी जो ओपनिंग है ये जो है ओपन है, माउथ जो है ये ओपन है, और इसको क्या कहेंगे, ब्लास्टोपोर कहेंगे, ठीक है। अब हम लेते हैं इसका मतलब क्या हुआ, जो एंडोडर्म का फॉर्मेशन है उसी इन्वेजिनेशन और इन्वॉल्यूशन दोनों प्रोसेस जो हैं इसके परिणाम स्वरूप किसका निर्माण हो रहा है, एंडोडर्म का निर्माण हो रहा है, आर्केंट्रॉन कैविटी का निर्माण हो रहा है। और आर्केंट्रॉन कैविटी जो है
इट इज़ सराउंडेड बाई एंडोडर्म, इट इज़ सराउंडेड बाई एंडोडर्म। अब हम लेते हैं कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस का शाब्दिक अर्थ होता है अभिसरण। इसे हम बहुत सिंपल भाषा में अगर समझाएं तो जैसे हम कॉलेज में सुबह सुबह रोज़ आते हैं, तो अपने अपने घरों से निकलते हैं और अलग अलग मार्ग जो है उस मार्ग को अपनाते हुए एक निश्चित स्थान कॉलेज में आते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पर भी क्या है, क्षेत्र विशेष की कोशिकाएं, जिसने कोई पर्टिकुलर पार्ट बनाना है, तो वो कोशिकाएं स्थानांतरित होकर के एक निश्चित क्षेत्र पर आकर इकट्ठी होती हैं। तो यहाँ बनेगा मीजोडर्म का फॉर्मेशन। किसका फॉर्मेशन होगा? मीजोडर्म का फॉर्मेशन। तो सभी संभावी मीजोडर्मल सेल्स, यानी वो सेल्स जिनको मीजोडर्म बनाना है, वो सेल्स एक्टोडर्म और एंडोडर्म के मध्य आकर के एकत्रित होने लगती हैं। एक्टोडर्म बन गई किसके द्वारा? इपिबोली के द्वारा। एंडोडर्म बन गई किसके द्वारा? इन्वेजिनेशन एंड इन्वोल्यूशन के द्वारा। तो एक्टोडर्म और एंडोडर्म बनने के बाद में अब मीजोडर्म बनानी है। तो वो सेल्स जिनको मीजोडर्म बनानी है, संभावी मीजोडर्म सेल्स, जो जहाँ भी हैं वहाँ से सेपरेट होकर के कहाँ पर आएंगी? एक्टोडर्म और मीजोडर्म के मध्य आकर के एकत्रित होने लगती हैं। जैसे हम यहाँ बताते हैं पॉलीलिशिथियल एग्स। पॉलीलिशिथियल एग्स किस में होता है? पॉलीलिशिथियल एग्स होता है रेप्टाइल और एविस में। तो रेप्टाइल और एविस में पॉलीलिशिथियल एग्स में जो भ्रूण का विकास हो रहा है, उसमें जिनको मीजोडर्म बनानी है वो सेल्स जो हैं वो लुढ़क करके कहाँ आती हैं? नीचे की तरफ आने लगती हैं और प्रिमिटिव स्ट्रिक यानी आदि रेखा का निर्माण करती हैं। जैसे यहाँ पर हम लें पॉलीलिशिथियल जो अंडे होते हैं उनके अंदर जो ब्लास्टुला होता है वो डिस्कोब्लास्टुला होता है। डिस्कोब्लास्टुला मतलब क्या है? एक डिस्क के फॉर्म में ब्लास्टुला है, क्योंकि नीचे जैसे यहाँ है, नीचे बहुत बड़ा योक है, तो इसके जस्ट ऊपर वाले पॉइंट पर यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है डिस्कोब्लास्टुला है। तो यहाँ पर जो विभाजन है, क्लीवेज है, वो किस प्रकार का होता है? मीरोब्लास्टिक होता है ना। मीरोब्लास्टिक होता है और उसमें भी डिस्कॉइडल टाइप होता है। तो इसके अंदर जो सेल्स बनती हैं, वो जो सेंटर में सेल्स हैं वो छोटी साइज़ की होती हैं, उनको कहते हैं सेंट्रल सेल्स। और जो किनारे पर जो सेल्स हैं वो क्या कहलाती हैं? मार्जिनल सेल्स। यहाँ हम उनको माइक्रो और मैक्रोमियर नाम नहीं देते हैं, सेंट्रल सेल्स कहते हैं और मार्जिनल सेल्स कहते हैं, ठीक है। और यहाँ जो कैविटी बनती है इसको कहेंगे सब जर्मिनल कैविटी। योक के ऊपर की तरफ, योक के ऊपर की तरफ ब्लास्टोडिस्क है ना। ब्लास्टोडिस्क में क्या होगा? मीरोब्लास्टिक क्लीवेज होगा। मीरोब्लास्टिक में भी डिस्कॉइडल क्लीवेज होगा, जिसके परिणाम स्वरूप सेंट्रल सेल्स जो हैं वो पूरी विभाजित हैं, लेकिन जो मार्जिनल सेल्स हैं योग ज़्यादा होने के कारण वो बड़ी हैं साइज़ में और नीचे से ओपन हैं, ठीक है। और इसके नीचे जो कैविटी बनती है इसको क्या कहते हैं? सब जर्मिनल कैविटी, है ना। तो अब हमें क्या करना है? मीजोडर्म फॉर्मेशन हम बता रहे हैं। तो यहाँ पर दो तरह का जो है पार्ट बन जाता है। एक तो पार्ट बनता है जो सेंट्रल जो सेल्स है ना, वहाँ से अगर हम देखें तो वो सेल, वो पार्ट कहलाता है एरिया पेल्यूसिडा। एरिया पेल्यूसिडा यानी पारदर्शी वाला भाग, क्योंकि वहाँ क्या है? योक नहीं है उस वाले भाग में, सेंटर वाले भाग में। और एक होता है बाहर वाला भाग। बाहर वाला भाग, यहाँ पर पीतक की मात्रा ज़्यादा है ना, वो भाग कहलाता है एरिया ओपेका, अपारदर्शी भाग, ठीक है। तो यहाँ पर वो सेल्स जिनको आगे चलकर मीजोडर्म बनाना है, वो सेल्स जो हैं वो लुढ़क करके नीचे की तरफ आने लगती हैं और यहाँ इकट्ठी होने लगती हैं, इकट्ठी होती जाती हैं और ये आधी रेखा बनती जाती है, इकट्ठी होती जाती हैं, आधी रेखा बड़ी होती जाती है, बड़ी होती जाती है, एरिया पेल्यूसिडा वाले भाग में ऊपर की तरफ बढ़ती जाती है। और ये तब तक बढ़ती जाएगी जब तक कि ये इस भाग को, मिड डॉर्सल वाले भाग को लगभग स्पर्श नहीं कर लेती हैं और यहाँ पर एक नोड बन जाती है, हैंसन्स नोड। तो जब तक ये हैंसन्स नोड नहीं बनती है तब तक ये प्रिमिटिव स्ट्रिक फॉर्मेशन होता रहता है। अब इन प्रिमिटिव स्ट्रिक जो बनी है, इन सेल्स से ही जो मीजोडर्म बनाने वाली सेल्स हैं वो माइग्रेट करके क्या बनाएंगी? मीजोडर्म सेल्स बनाएंगी। तो यहाँ पर हम लें कन्वर्जेंस मतलब क्या है? सभी संभावी मीजोडर्म सेल्स जो एक्टोडर्म और एंडोडर्म के मध्य एकत्रित होकर के मीजोडर्म सेल्स का निर्माण
करती हैं वो एक जगह आकर के इकट्ठी हो जाती हैं, जैसे कि पॉलीलिशिथियल सेल्स में प्रिमिटिव स्ट्रीक का बनना। ठीक है। इसी तरह से न्यूरो एक्टोडर्म बनाने वाली जो सेल्स हैं, न्यूरो एक्टोडर्म यानी उससे जो नर्वस सिस्टम बनेगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनेगा, वो एक्टोडर्मल जो सेल्स हैं, वो सेल्स जो हैं वो भ्रूण की पृष्ठ सतह पर पहुंच करके मिड्यूलरी फोल्ड का निर्माण करती हैं। तो अब इसके टॉप वाले भाग पर, इस वाले भाग पर कौन से सेल्स हैं? न्यूरो एक्टोडर्म सेल्स हैं, जिनको आगे चलकर क्या बनाना है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम का निर्माण करना है। तो न्यूरो एक्टोडर्मल सेल्स जो हैं वो भ्रूण की पृष्ठ सतह, डॉर्सल सतह पर आकर के यहाँ पर मिड्यूलरी फोल्ड का निर्माण करती हैं। ठीक है। तो ये हो गया कन्वर्जेंस। अब हम लेते हैं डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस हम पहला तो कह सकते हैं कि इट इज़ ऑपोजिट टू कन्वर्जेंस। अब जैसे मैंने उदाहरण दिया था, जब हमें सुबह कॉलेज आना होता है तो हम अपने अपने घरों से निकल करके अलग अलग रास्ते को अपनाते हुए उस जगह पर आते हैं। अब आता है जब कॉलेज की छुट्टी होती है तो हम कॉलेज से निकल करके अपने अपने घरों में जाते हैं। तो उसी तरह से क्या है? बिखरना, एक जगह से बिखर करके अपनी अपनी जगह पर पहुंचना, अपने अपने गंतव्य तक पहुंचना, है ना। तो डाइवर्जेंस क्या है? इट इज़ ऑपोजिट टू कन्वर्जेंस। गैस्ट्रुलेशन के दौरान जो सेल्स ब्लास्टोपोर से इन्वेजिनेशन द्वारा भीतर आ जाती हैं, वो अब वहाँ से डाइवर्ट होकर के उस भ्रूण में जो संभावी अंग बनाना है, वहाँ जिस अंग का निर्माण करना है, उसके लिए वो अपने अपने निश्चित स्थान की ओर क्या करने लगती हैं? गमन करने लगती हैं। जैसे मीजोडर्म को आगे चल करके जो पार्ट बनाना है ना, या एंडोडर्म वाली सेल्स को आगे चल करके जो पार्ट बनाना है, तो जो पार्ट बनाना है उसके अनुसार वो अब उन सेल्स से वहाँ से माइग्रेट होती हैं जहाँ उनको संभावी अंग का निर्माण करना है। उसके लिए वो निश्चित स्थान की तरफ क्या करती हैं? गमन करती हैं। जैसे यहाँ एग्जाम्पल लिया है, जैसे फ्रॉग के अंदर लेटरल प्लेट्स बनती हैं मीजोडर्म से, और मीजोडर्म और वेंट्रल मीजोडर्म। ठीक है। तो इसके लिए जो मीजोडर्मल सेल्स हैं वो मीजोडर्म से लेटरल प्लेट बनाने के लिए मूवमेंट करेंगी और वेंट्रल की तरफ वेंट्रल प्लेट बनाने के लिए मूवमेंट करेंगी। इसी तरह से रेप्टाइल, एवीज और मैमल्स के अंदर लेटरल प्लेट्स और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक जो मीजोडर्म वाले सेल्स हैं वो वहाँ से मूवमेंट करके अपने निश्चित स्थान की ओर क्या करेंगी? गमन करेंगी। तो ये हो गया डाइवर्जेंस। अब हम लेते हैं डीलैमिनेशन। डीलैमिनेशन शब्द में एक शब्द आ रहा है लैमिनेशन। लैमिनेशन से आप भलीभांति परिचित हैं। जैसे आपका कोई इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है तो उस डॉक्यूमेंट को आप लैमिनेट करवाते हो, आप अपने फ़ोन पर लैमिनेशन करवाते हो, है ना। तो लैमिनेट मतलब उसके ऊपर एक परत चढ़ना। अब डीलैमिनेशन क्या है? परत का हटना, परत का क्या करना? हटना। ठीक है। तो डीलैमिनेशन प्रक्रिया में हम समझ सकते हैं पॉलीलिशिथियल जो एग हैं उनमें यह क्रिया पाई जाती है। तो यहाँ पर हम ये डायग्राम देखें, पॉलीलिशिथियल अंडों में जो ब्लास्टुला होता है, डिस्कोब्लास्टुला होता है, और डिस्कोब्लास्टुला में क्या है? ये इतना जो पार्ट है ये डिस्कोब्लास्टुला है, नीचे का पार्ट योक है। योक जो है एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में पोषण प्रदान कर रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर ये सेंट्रल सेल्स हैं और साइड में क्या है? मार्जिनल सेल्स हैं। और इन सेंट्रल सेल्स और मार्जिनल सेल्स के और योक के बीच में जो स्पेस है ये सब जर्मिनल कैविटी है। ठीक है। तो अब लेते हैं हम इसमें डीलैमिनेशन में क्या होगा? जो ये सेल्स हैं, ये सेल्स जो हैं ये डिवाइड होंगी और दो परत बना लेंगी। दो परत बना ली इन्होंने। ठीक है। सेल डिवाइड हुई और इनसे दो सेल की लेयर्स बन गई डिवाइड होकर के। अब ये जो दो सेल की लेयर बनी है, इनमें से जो नीचे की परत बनी है सेल की, ये नीचे की परत सेपरेट होकर के और नीचे आ जाती है कहाँ पर? सब जर्मिनल जो कैविटी है उसमें आ जाती है, योक के ऊपर की तरफ आकर रुक गई है ना। अब ये जो सेल्स, जो दूसरी परत बनी है सेल की, ये और वहाँ से सेपरेट होकर जो नीचे आई है ये कहलाती है हाइपोब्लास्ट। क्या कहलाती है ये? हाइपोब्लास्ट। ये और जो ऊपर रह जाती हैं बाकी सेल्स ये क्या कहलाती हैं? इपीब्लास्ट कहलाती हैं। इपीब्लास्ट के अंदर जो सेल्स हैं
उनमें 100% अभी एक्टोडर्म वाले सेल्स हैं, उनमें 100% अभी मीजोडर्म वाले सेल्स हैं और केवल 10% एंडोडर्मल सेल्स हैं, ठीक है। और जो हाइपोब्लास्ट जो नीचे आ गई है लेयर, ये हाइपोब्लास्ट कहलाती है। इसमें 90% एंडोडर्मल सेल आ चुकी हैं, यानी केवल कितने परसेंट एंडोडर्मल सेल्स का आना बाकी है? 10% एंडोडर्मल सेल्स जो कि यहाँ एपिब्लास्ट में रह गई हैं, इनका आना बाकी है। जब ये 10% एंडोडर्मल सेल्स भी नीचे आकर के हाइपोब्लास्ट में जुड़ जाती हैं, तब पूरे किसका निर्माण हो जाएगा? एंडोडर्म का निर्माण हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो प्रक्रिया है ये कहलाती है डीलैमिनेशन, यानी जर्मिनल डिस्क के निचले स्तर के ब्लास्टोमियर्स। अब डायग्राम में तो हम इसी तरह से बनाएंगे, लेकिन हम इमेजिन कर सकते हैं पूरी जर्मिनल डिस्क है, उसके ऊपर की एक परत है और दूसरी 2 परत बन गई, नीचे की परत उससे सेपरेट होकर के सब जर्मिनल कैविटी पर आ गई। तो नीचे की जो परत सेपरेट होकर के आ गई है वो क्या कहलाएगी? हाइपोब्लास्ट। और जो ऊपर रह गई है वो क्या कहलाएगी? एपिब्लास्ट कहलाएगी, ठीक है। और एपिब्लास्ट से भविष्य में चल कर के पूरी एक्टोडर्म बनेगी और उसी में सेल्स हैं पूरे मेसोडर्म बनाने वाले, और उसमें एंडोडर्म बनाने वाले केवल 10% सेल्स हैं। और जो दूसरी परत बनकर नीचे आई है उसमें 90% सेल्स हैं एंडोडर्म वाले। केवल 10% सेल और आ जाएंगे तो एंडोडर्म का निर्माण कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा क्या? डीलैमिनेशन, ठीक है। अब हम लेते हैं टर्म इनफिल्ट्रेशन या सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन मतलब होता है पृथक्करण, इनफिल्ट्रेशन मतलब होता है छन करके किसी चीज़ का नीचे की तरफ आना। नीचे किस में आ रही हैं? सब जर्मिनल कैविटी में आ रही हैं। तो इसमें भी हम इसी का एग्जाम्पल लेंगे पॉलीलिशिथियल अंडे का ही, जिसमें डिस्कोब्लास्टुला बनता है। तो डिस्कोब्लास्टुला के अंदर जो क्लीवेज है उसके मीरोब्लास्टिक क्लीवेज है, उसके परिणाम स्वरूप सेंटर वाले भाग में सेंट्रल सेल्स बनती हैं और साइड में जो छोटी होती हैं, साइड में जो सेल्स हैं वो मार्जिनल सेल्स बनती हैं। अब जो सेंट्रल सेल्स हैं उन सेल्स में जो बड़ी साइज़ की कुछ सेल्स हैं वो अलग अलग करके सेपरेट होकर के सब जर्मिनल कैविटी में आने लग गई। यहाँ पूरी परत एक साथ नहीं आ रही है। क्या आ रही है? जो ऊपर की जो सेल्स हैं सेंट्रल सेल्स हैं, है ना, उस सेंट्रल सेल से कुछ जो बड़ी साइज़ की सेल्स हैं जो एक ही नेचर की हैं लगभग, वो वहाँ से फिल्टर करके किस में आने लग गई हैं? सब जर्मिनल कैविटी में आने लग गई हैं। क्योंकि ये सेल्स जो हैं ये मॉर्फोजेनिक रूप से एक ही प्रकार की हैं, इनमें एक प्रकार का अट्रैक्शन होता है और अट्रैक्शन होने के कारण अब ये आपस में जुड़ करके एक लेयर बना लेती हैं और अब ये लेयर क्या कहलाएगी? हाइपोब्लास्ट कहलाएगी, ठीक है। तो बन वही चीज़ रही है, जो ऊपर रह गई वो एपिब्लास्ट, जो नीचे आ गई वो क्या बनेंगी? वो क्या बनाएगी? हाइपोब्लास्ट। और हाइपोब्लास्ट में 90% एंडोडर्म वाली सेल्स हैं और एपिब्लास्ट में अभी भी 100% एक्टोडर्म बनेगा और 100% मेसोडर्म सेल और 10% सेल्स हैं किसकी? एंडोडर्म सेल्स, ठीक है। तो अगर इस तरह से फिल्टर होकर के सेल्स आ रही हैं, कैविटी में फिल्टर होकर के आ रही हैं, तो इस तरह से अगर आ रही हैं तो इसको कहेंगे इनफिल्ट्रेशन। यहाँ हम देखें अपर लेयर में से एंडोडर्म फॉर्मेशन वाली सेल्स, ज़्यादातर एंडोडर्म 90% तो एंडोडर्म फॉर्मेशन वाली सेल्स है ना, वो सेपरेट होकर के नीचे सब जर्मिनल कैविटी में आने लगती हैं और सेम कैरेक्टर के होने के कारण अट्रैक्ट होकर के एक लेयर यानी हाइपोब्लास्ट बना लेती हैं। इस तरह से जो ऊपर सेल रह जाती है वो इपोब्लास्ट कहलाती है और सब जर्मिनल कैविटी में जो लेयर बनती है वो हाइपोब्लास्ट कहलाती है, जिसमें 90% सेल्स एंडोडर्मल होती हैं और रिमेनिंग 10% अभी भी एपिब्लास्ट में बाकी हैं। तो ये हो गई क्या? इनफिल्ट्रेशन की प्रक्रिया। तो इनफिल्ट्रेशन की प्रक्रिया से भी क्या बन रहा है? एंडोडर्म फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। एंडोडर्म फॉर्मेशन हो रहा है और डीलैमिनेशन की प्रक्रिया से भी क्या हो रहा है? हाइपोब्लास्ट बन रहा है और एपिब्लास्ट बन रहा है, ठीक है। तो हम इसमें भी कह सकते हैं इनफिल्ट्रेशन में भी हाइपोब्लास्ट और एपिब्लास्ट बन रहा है और पॉलीलिशिथियल अंडों में के भ्रूण के डेवलपमेंट में इस तरह की प्रक्रिया होती है। अब हम लेते हैं पॉली इन्वेजिनेशन। इन्वेजिनेशन हमने पढ़ा था इनवर्ड मूवमेंट, यानी जो मैक्रोमियर जो सेल्स हैं वो ब्लास्टोसील अंदर कैविटी है उसमें एक अट्रैक्शन होगा या जो है उनमें अंदर की तरफ कुछ चेंजेस आएंगे जिससे वो सेल्स ब्लास्टोसील की तरफ मूव करने लगती हैं।
तो यहाँ क्या है, पॉली इन्वेजिनेशन। पॉली इन्वेजिनेशन मतलब जो ब्लास्टोडर्म की सेल्स हैं वो एकल या छोटे छोटे समूह में भीतर की तरफ गमन करती हैं, छोटे छोटे समूह में अंदर की तरफ अगर गमन करती हैं तो उनको क्या कहेंगे, पॉली इन्वेजिनेशन। और किस तरफ गमन कर रही हैं, ब्लास्टोसील की तरफ गमन कर रही हैं, अंदर की साइड में। तो ये दो तरह का हो सकता है, यूनिपोलर या मल्टीपोलर। यूनिपोलर मतलब केवल एक ही पोल की तरफ अगर ये पॉली इन्वेजिनेशन हो रहा है तो उसको कहेंगे यूनिपोलर। और मल्टीपोलर यानी अगर ये दोनों पोल, एनिमल साइड और वेजिटल पोल दोनों साइड में अगर इन्वेजिनेशन की प्रक्रिया हो रही है तो उसको क्या कहेंगे, मल्टीपोलर पॉली इन्वेजिनेशन। पहले हम लेते हैं यूनिपोलर इन्वेजिनेशन। जैसे ये एम्फीब्लास्टुला है मान लो, तो यहाँ पर ये तो क्या है, माइक्रोमियर्स हैं, और ये बड़ी साइज़ की क्या है, मैक्रोमियर्स हैं, ठीक है। तो इनके अंदर जो इन्वेजिनेशन होगा वो किस साइड में होगा, जो बड़ी वाली सेल्स हैं ये अंदर की तरफ खींच रही हैं, है ना। तो जितने भी ये पॉली इन्वेजिनेशन है वो किस तरफ हो रहा है, केवल किस तरफ हो रहा है, वेजिटल पोल की तरफ अगर ये हो रहा है तो ये क्या कहलाएगा, यूनिपोलर इन्वेजिनेशन। क्या कहलाएगा, यूनिपोलर। इस प्रकार का इन्वेजिनेशन एक निश्चित ध्रुव क्षेत्र में ही होता है और ये वेजिटल पोल की तरफ ही पाया जाता है। जैसे एम्फीबियंस में मीजोडर्म पृथक्करण की क्रिया होती है। ये अगर हम लें तो यहाँ पर अगर वेजिटल पोल है तो यहाँ अंदर की तरफ, यहाँ से हो, यहाँ से हो, यहाँ से हो, कई जगह से आ रही हैं, पर वो आ कहाँ से रही हैं, इस तरफ से, यानी वेजिटल पोल की तरफ से इन्वेजिनेशन हो रहा है मैक्रोमियर्स का। तब मल्टीपोलर इन्वेजिनेशन क्या है, एक निश्चित ध्रुव क्षेत्र के बजाय कई स्थानों से इन्वेजिनेशन अगर होगा, तो कई स्थानों से अगर इन्वेजिनेशन हो रहा है तो उसको क्या कहेंगे, मल्टीपोलर इन्वेजिनेशन, जैसा कि पॉलीलिशिथियल प्रकार के अंडों में पाया जाता है। तो ये हो गया वेजिटल पोल की तरफ से, यहाँ एक दिखाया है, 2 हो 3 हो, जितने भी इन्वेजिनेशन हो वेजिटल पोल की तरफ से हो रहे हैं। और यहाँ क्या दिखाया है, किसी भी तरफ से अंदर की तरफ जो है इन्वेजिनेशन हो रहा है, जो सेल साइज में बड़ी हैं वो अंदर की तरफ मूव कर रही हैं, ठीक है। तो ये हो गया क्या, टाइप्स ऑफ पॉली इन्वेजिनेशन, यूनिपोलर इन्वेजिनेशन एंड मल्टीपोलर इन्वेजिनेशन। तो इस तरह से हमारा ये गैस्ट्रुलेशन वाला टॉपिक जो है ये कंप्लीट होता है। अब डिपेंड करता है कि क्वेश्चन क्या पूछा गया है, हमें केवल डेफिनेशन पूछी है या इसके फीचर्स पूछे हैं, या ब्लास्टुलेशन और गैस्ट्रुलेशन में अंतर पूछा है, तो भी हम जो है गैस्ट्रुलेशन वाले पॉइंट हमारे काम में आएंगे, ठीक है। या मेथड्स पूछे हैं, या इपीबोली पूछा है, केवल इम्बोली में पूरा इम्बोली पूछा है, या इसमें जो है ये इन्वेजिनेशन, इन्वोल्यूशन, कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस, डिलेमिनेशन, पॉली इन्वेजिनेशन अलग अलग पूछा है। तो क्या चीज़ें पूछी गई हैं उसके हिसाब से ये जो टॉपिक है आपका ये पूरा इसमें कवर करता है, ठीक है। अब इसका लास्ट पॉइंट आता है सिग्निफिकेंस, यानी महत्व क्या है गैस्ट्रुलेशन का। तो गैस्ट्रुलेशन का क्या महत्व है, तो जैसे पहले हमने बताया कि इससे क्या हो रहा है, 3 लेयर्ड गैस्ट्रुला बन रहा है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड क्या बन रहा है, एंडोडर्म का फॉर्मेशन हो रहा है। तो हम इसमें क्या कहेंगे, इस क्रिया में अविभेदित कोरक चर्म, यानी वही चीज़ वापस रिपीट हो रही है, यानी ब्लास्टोमियर्स जो अभी विभेदित नहीं है, डिफ्रेंशिएट नहीं है, वो ब्लास्टोमियर्स जो हैं वो जर्म लेयर्स का फॉर्मेशन करेंगे। जर्म लेयर्स कौन सी होगी, एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म का फॉर्मेशन करेंगे। तो प्राथमिक जनन स्तर से विभिन्न रचनाओं के निर्माण के लिए विभिन्न भावी क्षेत्र यानी प्रिजम्पटिव एरिया विकासशील भ्रूण में सही स्थिति पर पहुंचता है। यानी वापस हम उसी चीज़ को रिपीट करेंगे, क्या, डिफ्रेंशिएशन एंड मॉर्फोजेनिक मूवमेंट, डिफ्रेंशिएशन एंड मॉर्फोजेनिक मूवमेंट हो रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप 3 जर्म लेयर का फॉर्मेशन हो रहा है। और अब इन जर्म लेयर से शरीर के जिन जिन हिस्सों का निर्माण होगा उस जगह पर ये सेल्स जो हैं वो माइग्रेट कर रही हैं, ठीक है। तो ये इसमें केमिकल चेंजेस आ रहे हैं, मॉर्फोजेनिक मूवमेंट तो हो रहे हैं, केमिकल चेंजेस भी इनमें ब्लास्टोमियर्स में आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें इसमें
कवर करनी है। टॉपिक थोड़ा लंबा है लेकिन इसके अंदर बहुत सारे पॉइंट कवर हो रहे हैं, तो इसीलिए आप इसे ध्यान से सुने और आवश्यकता के अनुसार आप इसमें से आंसर्स अपने निकाल सकते हैं। दैट्स ऑल अबाउट द टॉपिक। थैंक यू।